आप सभी बच्चों का दृष्टि एचसीएस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मयूर कस्तूरी और आप जानते हैं कि ये बेहतरीन वीडियो सीरीज शुरू की गई है हरियाणा सिविल सर्विसेज के सभी संबंधित विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर, जहां पे वो टॉपिक्स पिकअप किए गए हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है बहुत ज्यादा। और इस सीरीज से उन बच्चों को तो लाभ मिलेगा ही जो हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम 2027 को टारगेट कर रहे हैं, बल्कि उन बच्चों को भी लाभ मिलेगा जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और यहां पर मैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था विषय डील कर रहा हूं और अन्य विषय विशेषज्ञ जिनकी मुलाकात आपसे समय समय पर होगी वो अन्य विषय डील करेंगे। इसलिए नियमित रूप से इस वीडियो सीरीज से बने रहना है और सफलता की ओर हर दिन कदम बढ़ाते रहना है। चलिए, तो आज हमारा शानदार टॉपिक है संविधान के भाग एवं अनुसूचियां, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहली बात हमें पता होना चाहिए कि आज संविधान में 25 पार्ट हैं। पार्ट क्या होता है? तो जैसे हम कोई बुक खोलते हैं, उस बुक के इंडेक्स में आप क्या देखते हो कि कुछ चैप्टर्स हैं, वैसे ही संविधान में भी कुछ चैप्टर्स हैं और बस उस चैप्टर को चैप्टर ना बोल के हमने पार्ट यानी भाग बोला है। ओरिजिनली जो 1950 में संविधान आया था उसमें 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे, लेकिन आज संविधान में 25 भाग हैं। तो कुछ भाग घटे, कुछ भाग बढ़े, और वो कब कब हुआ वो भी हम देखेंगे, वो कौन कौन से घटे या नए आए हैं वो भी हम देखेंगे। लेकिन आज हमारे पास 25 पार्ट हैं। चल, तो सबसे पहला जो भाग है, अच्छा ध्यान देंगे, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पार्ट्स भी बताऊंगा, शेड्यूल्स भी हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे, साथ साथ आपको उनको याद रखने की ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो बिल्कुल आपको आज ये पार्ट्स पूरे के पूरे 25 पार्ट कौन से भाग में क्या है, मतलब कौन सा पार्ट किसको डेडिकेटेड है, वो आज ही आपको याद हो जाएगा और शेड्यूल्स भी पूरे आपको याद हो जाएंगे। तो आप निश्चिंत रहें, बस आप सुनते रहें। सबसे पहले पार्ट 1 भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पे सबसे पहले भाग में लिखा हुआ है कि जो संघ है उसका नाम क्या होगा, तो यहीं पे लिखा है इंडिया, दैट इज भारत। तो संविधान इंडिया और भारत इन दो शब्दों को स्वीकार करता है जो हमारे देश का नाम है, तो इन दो शब्दों को मान्यता दी गई है। अच्छा, राज्य क्षेत्र मतलब कि क्या टेरिटरी होगी इंडिया की। अच्छा, अब इसमें क्या क्या आएगा, अलग अलग राज्य और यूनियन टेरिटरीज, तो उनके नाम। साथ साथ हम देखते हैं कि उनका क्षेत्रफल यानी कि एरिया कितना है, कितने एरिया में वो फैले हुए हैं, तो वो एरिया भी यहाँ पर जो टेरिटोरियल एक्सटेंट जिसको हम कहें, तो वो भी यहाँ पे पार्ट 1 में हमको देखने को मिलता है। फिर पार्ट 2 नागरिकता यानी सिटीजनशिप के संबंध में प्रावधान यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर पार्ट 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, जो कि हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई पार्ट है, कोई चैप्टर है, वो यही है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि हमें क्या करना भाई, एक बार के लिए आप सोचो कि राष्ट्रपति के क्या प्रावधान है, प्रधानमंत्री के क्या प्रावधान है। ये हमारे डेली लाइफ में थोड़ी ना अफेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे डेली लाइफ में जो अफेक्ट करने वाला जो चैप्टर है वो फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि हर क्षण हर मोमेंट में ये फंडामेंटल राइट्स अगर हमें मिले हैं तो तभी हम लोग अपने फुल पोटेंशियल पे जीवन जी पाते हैं, और अगर ये ना हो तो बड़ा घुटन भरा हमारा ये जीवन हो जाए। फिर पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी जिनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है? तो जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान बनाने वालों को पता था कि इस समय भारत के पास इतने संसाधन नहीं है कि हम हर चीज को मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स में डाल दे, कि जहां पर गारंटी दे दें कि ये तो इंडियंस को देंगे ही देंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि कई सारे जो सपने थे उनको इस चैप्टर 4 पार्ट 4 में डाल दिया। तो ये लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म सपने, विजन है उनका। और ये कहा कि जब भी सरकार को लगे, भले ही राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जब भी उनको लगे कि वो इनमें से कोई भी सपना पूरा कर सकते हैं, अब उनके पास वो काबिलियत आ गई है, वो संसाधन रिसोर्सेज आ गए हैं, तब वो उसको कानून की शक्ल दें, यानी तब उसको इंप्लीमेंट करें। और इसलिए डीपीएसपी में सपने हैं। फिर पार्ट 4A, तो ये बाद में ऐड हुए हैं। तो जहां पे भी आप देखोगे ए या बी, तो ये सब बाद में ऐड हुए हैं। अगर ये पहले ही मालूम होता है इनको ऐड करना है तो भाई 4 के बाद सीधे इसको 5 बता देते, लेकिन 4 के बाद 5 कुछ और है, और बाद में जब इसको ऐड करने की जरूरत महसूस की तो इनके और इनके बीच में इसको इंसर्ट किया गया। तो 4A या 4 का, और ये क्या है? मौलिक कर्तव्य। अब इंदिरा गांधी जी के समय की बात थी कि जब इस चैप्टर को डाला गया, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि नहीं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, लोगों के अधिकार है, तो लोगों की कुछ जिम्मेदारियां भी है, ड्यूटीज भी है, वो भी उनको मालूम होनी चाहिए।
खासतौर पे उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक आंदोलन चलाया हुआ था जयप्रकाश नारायण साहब ने, जिसको नाम मिला था संपूर्ण क्रांति आंदोलन, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। और यहाँ पे बहुत सारे सरकारी संपत्ति को लोग टारगेट कर रहे थे, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी में ये फंडामेंटल ड्यूटी भी डाली गई टू एब्ज्योर वायलेंस, यानी हिंसात्मक चीजों से दूर रहें। और शुरुआत में ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, लेकिन आगे चल के एक और जुड़ती है। तो अभी वर्तमान में ये मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। चले अगला फिर पार्ट 5 है, चैप्टर 5 है संघ सरकार, यूनियन गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूनियन गवर्नमेंट के संबंध में प्रावधान, और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर से आते हैं। यहीं पे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी जिनको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, उनके संबंध में प्रावधान, प्लस इधर ही संसद पार्लियामेंट जो हमारा जो नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, जिसे हम पार्लियामेंट या संसद कहते हैं, उसके संबंध में प्रावधान। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जुडिशरी यानी जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट के संबंध में प्रावधान है ना, यूनियन जुडिशरी है तो केंद्र की जो न्यायपालिका है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सीएजी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उनके प्रावधान। तो ये सारे प्रावधान हमको कहाँ मिलते हैं बच्चे? तो जो चैप्टर 5 है, जो भाग 5 है, वहां पे संघ सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट। फिर वैसे ही उसी प्रकार जो पार्ट 6 है, यहाँ पे राज्य सरकारों के संबंध में प्रावधान मिलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के संबंध में प्रावधान से मेरा मतलब वही है कि यहाँ पे जैसे राज्यपाल, गवर्नर, फिर हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य में भी मंत्री परिषद होता है, और राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल। तो इन सब के प्रावधान यहाँ पे साथ साथ जो आपका राज्य विधानमंडल है यानी स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे केंद्र के लिए लेजिस्लेचर कौन है? संसद, यानी जो इंडिया लेवल पर कानून बना रहा है। वैसे यहाँ पर अलग अलग जो राज्य हैं उनके लिए कानून बनाने वाली बॉडी है विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर, उनके प्रावधान। प्लस हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टेट जुडिशरी, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के प्रावधान। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? चैप्टर 6 भाग 6 में देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। पार्ट 7 रिपील कर दिया गया, हटा लिया गया है, और मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि इसको क्यों हटाया गया, क्या कारण थे। तो पहले ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 का है उसमें था, लेकिन फिर इसको हटा दिया गया था 1956 में, और अभी तक ये हटा हुआ है। अच्छा, आएंगे कि क्यों हटाया था। पार्ट 8 यहां पर संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज के संबंध में प्रावधान है। फिर पार्ट 9 पंचायतों के संबंध में प्रावधान है। पार्ट 9 का नगर पालिकाएं, तो पंचायत और नगर पालिकाएं क्या है? ये हो गई आपकी लोकल बॉडीज। तो पंचायत हो गई आपकी ग्रामीण स्थानीय निकाय, रूरल लोकल बॉडीज, और म्युनिसिपैलिटीज आपके हो गए अर्बन लोकल बॉडीज यानी शहरी स्थानीय निकाय, तो उनके संबंध में यहाँ प्रावधान है। फिर पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां, ये क्या होता है सर? 9ख सहकारी समितियां। और सर हमको ये भी दिख रहा है कि ये बाद में ऐड हुए वाले चैप्टर्स हैं। हाँ, हम देखेंगे भी कि कौन सा चैप्टर कब कब ऐड हुआ, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात, सहकारी समितियां क्या होती हैं? अब देखो हमारा जो देश है, तो वहां पर हम देखते हैं कि जो बैंक्स हैं यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे ये संगठित ये वित्तीय जो बॉडीज हैं, तो ये गांव-गांव तक नहीं पहुंच सकती। और इसलिए रिमोट एरियाज में, दूर दराज के क्षेत्रों में क्योंकि बैंक नहीं पहुंच सकते, तो कौन लोन देगा या कौन वित्तीय जरूरतें, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की। इसलिए सहकारी समितियां बनना जरूरी है, जहां पे जो लोग हैं वो अपने स्तर पर छोटा छोटा अमाउंट एकत्रित करके एक पूंजी को बनाते हैं, और फिर ये सहकारी समिति जो बनी है, जो ये पूंजी मैनेज कर रही है, तो अब अगर किसी को अगर कोई लोन की जरूरत पड़ती है तो उसी पूंजी में से उसको कुछ दिया जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पर छोटे मोटे लोन सहकारी समितियां दे देगी। तो अगर फॉर्मल बैंक्स नहीं पहुंच पाए, लोगों ने मिलकर सहकारी समितियां बना दी, अपना अध्यक्ष चुना, उपाध्यक्ष चुना, वही सहकारी समिति क्या कर रही है? मैनेज कर रही है उस फंड को। किसी को लोन की जरूरत है तो वहां पे लोन दिया जा रहा है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको दिया। तो पार्ट 9ख में इससे संबंध में प्रावधान है। फिर हम लोग देखते हैं जो आपका चैप्टर 10 है, जो पार्ट 10 है, वो है अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र यानी शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया। तो शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरियाज के संबंध में प्रावधान ये पार्ट 10 में यहाँ डाले गए हैं, और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ये सब पार्ट याद करवा दूंगा। पहले हम लोग एक बार सुन लेते हैं, फिर हम लोग और भी बहुत सारा डिस्कशन करने वाले हैं। फिर जो पार्ट 11 है वो है संघ और राज्यों के बीच संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस हम लोग देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, क्या सेंटर और स्टेट के बीच में प्रशासनिक संबंध होंगे,
या फिर वित्तीय संबंध लेजिस्लेटिव रिलेशंस वो भी यहाँ पे लिखें। फिर यहाँ पर है चैप्टर 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद यानी फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट। तो यहाँ पर बच्चे हम देखते हैं कि पार्ट 12 में जैसे जीएसटी काउंसिल के बारे में, टैक्सेशन संबंधी, कर के संबंध में प्रावधान, तो वो सब यहाँ पर दिया गया है क्योंकि दिख भी रहा है आपको फाइनेंस। फिर पार्ट 13 जो है वहां पे ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडियन टेरिटरी, तो भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके भीतर व्यापार वाणिज्य किस प्रकार से चलेगा, एक राज्य के बीच से दूसरे राज्य के बीच कैसे वो व्यापार होगा, केंद्र और राज्यों के बीच में कोई व्यापारिक जो प्रावधान है वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा तो यहाँ पे हम देखते हैं अगला जो चैप्टर है वो है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। यहीं पर आप देखते हो जैसे ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, आईपीएस या आईएफएस, है ना, अखिल भारतीय सेवाएं, जहां पे आईएफएस का मतलब है इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। क्योंकि मैंने ये इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है ना, हम लोग आईएफएस सोचते हैं कि फॉरेन सर्विस है, नहीं। तो ऑल इंडिया सर्विस जो है वो तीन ही है, तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, जहां पे एफ मतलब है फॉरेस्ट नॉट फॉरेन। खैर, अच्छा, इसके अलावा यूपीएससी, है ना, एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये सब जो बॉडीज हैं तो उनके प्रावधान भी इसी पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 14 में हमको देखने को मिलते हैं, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स में। फिर पार्ट 14A, तो ये 14A क्या है बच्चे, ट्राइब्यूनल्स यानी प्राधिकरण, ये क्या होते हैं। अब हमारी जो एग्जिस्टिंग जुडिशरी वो बहुत बर्डन्ड है, आपको मालूम है कि ऑलरेडी बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं, वैकेंसीज भी रहती है जजों की, डिलेज बहुत ज्यादा है, केस चलता रहता है, फरियादी मर जाता है। ऐसी स्थिति में ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं, ये भी बाद में चैप्टर इंसर्ट किया गया स्थिति देखते हुए। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब बन रहा था तब ऐसा कुछ चीज नहीं था, तो ये बाद में स्थिति देख के डाले गए। जैसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो पर्यावरण के संबंध में केसेस को देखेगा, तो हमने मेन जुडिशरी को क्या कर दिया, इन केसेस से फ्री कर दिया कि भैया ठीक है, एक सेपरेट बॉडी है, वो ट्राइब्यूनल है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, आपने सुना होगा। तो वो अब देखेगा कोई भी ऐसे पर्यावरण के केस होंगे तो मेन जुडिशरी पे आपने बर्डन कम कर दिया, प्लस यहाँ पे एक ही प्रकार के जो केस हैं वो एनजीटी वाले लोग देख रहे हैं, तो वो केस देखते देखते एक्सपर्ट हो जाते हैं। वरना आप सोचो कि यहाँ पे मेन जुडिशरी को पहले पूरा रिसर्च करना पड़ेगा, वो जो भी टेक्निकल बातें उस केस में होगी। प्लस इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स यानी जो प्रशासनिक प्राधिकरण बनते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस देखते हैं, या फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस ट्राइब्यूनल यानी आर्थिक अपराध के जो प्राधिकरण होते हैं, तो ये भी एक सेपरेट ट्राइब्यूनल हो गया, तो यहाँ पे वो बन गए। फिर पार्ट 5 है आपका इलेक्शंस यानी निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। यहीं पे हम देखते हैं कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्थापित है, यानी कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है। फिर यहाँ पर आ जाओ बच्चे, अगला क्या है, तो पार्ट 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान यानी स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। यहाँ पर क्या बात है, जैसे यहाँ पे रिजर्वेशन संबंधी, क्योंकि सर्टेन क्लासेस बोला है, तो जैसे रिजर्वेशन संबंधी प्रावधान है, तो अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट को जो लोकसभा में रिजर्वेशन आरक्षण मिलता है, या अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब को जो शेड्यूल्ड ट्राइब को जो लोकसभा में रिजर्वेशन मिलता है, राज्यसभा में तो एज सच कोई रिजर्वेशन नहीं होता, तो एसटी एसटी रिजर्वेशन उसके प्रावधान लिखे हुए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत। फिर हम देखते हैं कि अभी हाल ही में जो महिला आरक्षण है तो उसके भी प्रावधान इधर ही दिए गए हैं। ठीक है, चलो, फिर पहले एक एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीयों को भी रिजर्वेशन मिलता था, नॉमिनेशन मिलता था, उसके संबंध में प्रावधान, लेकिन अब तो खैर वो नॉमिनेशन हटा लिया गया है। फिर यहाँ पर देखो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के संबंध में प्रावधान, जैसे आपको मालूम होगा कि यूनियन की, केंद्र की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हिंदी और इंग्लिश, और ये जो भी कामकाज करते हैं, कोई भी लॉ लाते हैं, आदेश लाते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में वो लाते हैं। तो कहने का मतलब है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस के संबंध में प्रावधान की इंडिया की क्या राजभाषा होंगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होंगी, तो ये पार्ट नंबर 17 में दिया है। फिर देखो बच्चे, पार्ट नंबर 18 क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस। तो आपातकालीन उपबंध बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। इसके अलावा तो 3 प्रकार की इमरजेंसी आपने सुना होगा, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल, फिर स्टेट इमरजेंसी राज्य संबंध में जो आपातकाल होता है ना, जिसको आम एक शब्द में प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन कहते हैं, प्लस फिर एक होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फिर यहाँ पे मिसलेनियस प्रावधान को हमने चैप्टर 20 में डाला, तो कई सारी विविध यहाँ पे प्रावधान है, तो चैप्टर 19 में डाला विविध प्रावधान।
और फिर पार्ट 20 में हमने क्या डाला बच्चे, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो संविधान को संशोधन करने के संबंध में जो प्रावधान है तो वो हमने यहाँ पे डाले हैं कि कैसे हमारा संविधान संशोधित किया जा सकता है, किसका अप्रूवल लगेगा संशोधन करने में, कौन सी मेजॉरिटी यानी बहुमत लगेगा, तो वो सब बातें यहाँ पे हमको देखने को मिलती हैं। फिर देखो यहाँ पर जो 21 और 22 है वो कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, तो ये सिर्फ आप नाम दिमाग में रखें, बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट इनके अंतर्गत नहीं होता। तो कुछ टेम्पररी प्रोविजंस है, ट्रांजिशनल प्रोविजंस है, और फिर पार्ट 22 शॉर्ट टाइटल, कॉमेंसमेंट, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ। अब देखो ध्यान से सुनेंगे, 25 पार्ट हमारे पास है, लेकिन आज भी जो हमारा लास्ट पार्ट है वो क्या रीड करता है, लास्ट पार्ट आज भी 22 रीड करता है। क्यों? क्योंकि जो नए नए पार्ट ऐड हुए हैं वो बीच बीच में ऐड हो गए ना, तो 4A, 9A, 9B, ठीक है, 14A, तो बीच बीच में ऐड हुए, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि 22 के बाद 23, 24, 25 पार्ट 25 हैं, लेकिन आज भी जो लास्ट पार्ट है उसका नंबर क्या है, चैप्टर का नाम क्या है, तो चैप्टर नंबर 22 ही हम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग कि भाई क्या कारण था, जो हमने एक बात की थी कि ये जो आपका पार्ट 7 है ये पहले था लेकिन इसको हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया, तो क्या इसके कारण रहे, फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इन आर्टिकल्स, इन पर्टिकुलर जो चैप्टर्स हैं पार्ट से उनको याद करने की। तो कारण क्या रहा कि जो हमारा 1950 का ओरिजिनल संविधान, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो राज्य उस समय थे तो ऐसे नहीं थे जैसे आज हम बोलते हैं 28 राज्य हैं, है ना, 8 यूनियन टेरिटरी हैं जैसे आज की स्थिति, लेकिन 1950 का जब संविधान आया तब हम देखते हैं कि कोई यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट नहीं था और अलग अलग राज्यों को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी कहा गया था। क्यों? जैसे ये जो रेड कलर के आपको दिख रहा है एरिया, तो ये है पार्ट ए स्टेट्स, तो जो ऐसे क्षेत्र थे जो कि पहले ब्रिटिशों के प्रत्यक्ष नियंत्रण यानी डायरेक्ट कंट्रोल में थे, ब्रिटिश भारत के वो प्रांत थे, प्रोविंसेस थे, तो उनको हमने पार्ट ए स्टेट्स कह दिया। प्लस कई सारे जो आप येलो कलर के यहाँ पे एरिया देख रहे हैं, तो ये वो एरियाज हैं जो कि पहले प्रिंसली स्टेट्स यानी देशी रियासतें, अलग अलग राजा महाराजाओं के नियंत्रण में जो एरियाज थे, उनको हमने पार्ट बी स्टेट्स कह दिया, ठीक है। फिर पार्ट सी स्टेट्स, यहाँ पे भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स को पार्ट सी में डाल दिया गया, प्लस कुछ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कैसे क्या होती हैं, जैसे आज हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, और उसका हेड होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ब्रिटिशों के भी टाइम पे कुछ ऐसे एरियाज थे जो ब्रिटिशों के कंट्रोल में थे, लेकिन ब्रिटिशों ने उनको स्टेट घोषित नहीं किया था, प्रांत घोषित नहीं किया था, बल्कि वहां पे एक हेड होता था चीफ कमिश्नर, इसलिए उनको बोलते थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो ये जो चीफ कमिश्नर यानी जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे, है ना, तो यहाँ पे भी इनको पार्ट सी में डाल दिया। फिर एक पार्ट डी स्टेट में अंडमान निकोबार आता था, यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी स्टेट्स थे। और इनके प्रावधान कौन से चैप्टर में मौजूद थे पता है आपको? तो पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9। सर बात समझ में नहीं आई, यहां पर देखें तो अभी मैंने आपको बताया कि वर्तमान में स्थिति यह है कि पार्ट 6 ये है, पार्ट 7 ये है, पार्ट 8 ये है, पार्ट 9 ये है आज की बात। लेकिन 1950 के संविधान में ऐसा नहीं था। 1950 के संविधान में पार्ट 6 में पार्ट ए स्टेट्स के प्रावधान थे, और ये जो चैप्टर नंबर 7 है यहाँ पे पार्ट बी स्टेट्स के प्रावधान थे। फिर चैप्टर 8 है यहाँ पे पार्ट सी स्टेट्स के प्रावधान थे, और जो चैप्टर 9 है यहाँ पे पार्ट डी स्टेट्स के प्रावधान थे। लेकिन फिर 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ये जो क्लासिफिकेशन था बच्चे, यानी भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ राज्य, इस क्लासिफिकेशन को अबॉलिश कर दिया गया। तो जो ओरिजिनल 1950 के संविधान में चीज थी वो हमने 1956 में हटा दी, और क्या किया, हमने बोला कि नहीं, जितने भी राज्य हैं उनको अब हम राज्य कहेंगे, अब हम वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी नहीं कहेंगे, राज्य मतलब राज्य, और सारे राज्यों के प्रावधान अब हम एक ही चैप्टर में डालेंगे, और वो चैप्टर है चैप्टर 6। और इसीलिए हमने नई व्यवस्था क्या क्रिएट की, तो जो भाग 6 में पहले नाम था, क्या नाम था उसका चैप्टर का, भाग क राज्य, पार्ट ए स्टेट्स, हमने उसको नया नाम दे दिया राज्य सरकार, और सारे प्रावधान राज्यों के जो थे वो हमने यहाँ पे डाल दिए। तो हमने एबीसीडी क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण खत्म करके राज्यों के प्रावधान इधर डाल दिए। अब जब हमने राज्यों के सारे प्रावधान इधर डाल दिए तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अब जो पहले आपका भाग 7 चैप्टर 7 था और जिसमें भाग ख राज्य के प्रावधान थे, पार्ट बी स्टेट्स के प्रोविजंस थे, अब तो उसकी जरूरत नहीं क्योंकि पार्ट बी तो अब कुछ रहा नहीं, इसलिए हमने चैप्टर नंबर 7 को रिपील कर दिया, निरस्त कर दिया, और वो आज तक निरस्त थे। और जो भाग 8 था, तो पहले क्योंकि यहाँ पे
पार्ट सी स्टेट्स होते थे जिसमें चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थी, तो वैसे ही जैसे यूनियन टेरिटरीज, तो इसीलिए यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों के प्रावधान डाल दिए गए। तो यहाँ पे देखो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने बहुत सारे चेंजेस किए। जो भाग 6 जो पार्ट 6 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका नाम रख दिया गया स्टेट गवर्नमेंट। पहले इसका नाम पार्ट ए स्टेट्स था और सारे प्रावधान राज्यों के यहां डाल दिए। पार्ट 7 रिपील कर दिया, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरीज के प्रावधान डाल दिए। पहले यहाँ पे पार्ट सी स्टेट्स के प्रावधान थे, लेकिन अब पार्ट सी तो कुछ रहा नहीं, तो यूनियन टेरिटरीज क्रिएट की गई थी 1956 में और यहाँ पे उनके प्रावधान डाल दिए गए। और पार्ट 9 को भी रिपील कर दिया, पार्ट 9 भी हटा दिया, जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर अच्छा ये तो आपने समझा दिया कि सर पार्ट 7 और पार्ट 9 ये रिपील कर दिए गए थे, लेकिन अब आप हमको ये बताइए तो आज ये पार्ट 9 कहां से वापस आ गया? हाँ, आगे चलकर देखो 1956 में हमने 7 और 9 हटाए थे 1956 में। आगे चलकर 1992 में हम देखते हैं कि यहां पे हमने पंचायत नाम का जो चैप्टर है वो इंसर्ट कर दिया। कहां पे? चैप्टर नंबर 9 के रूप में, यानी इसका कमबैक हो गया चैप्टर 9 का। जैसे इंस्टाग्राम पे मीम चलता है ना कि अरे मेरा कमबैक नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो चैप्टर 9 है पार्ट 9 है उसका कमबैक हो गया पंचायतों के रूप में। तो पंचायतों को हमने संवैधानिक दर्जा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी और उसके जो प्रोविजंस थे वो चैप्टर 9 में डाले। बाकी जो आपका चैप्टर 7 है वो आज तक रिपील है ना। अभी हमको भविष्य में मान लो कोई नया चैप्टर इंसर्ट करना होगा और हमें लगेगा कि चैप्टर 7 उसकी सही जगह होगी, तो हो सकता है इसका भी कमबैक हो जाए, लेकिन वो भविष्य की बात है, अभी हम लोग उस पर कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने बात देख ली कि क्यों आपके कुछ चैप्टर्स हटे थे। तो कौन से हट गए थे? तो आपका 7 हट गया था और 9 हट गया था, जबकि पार्ट 6 का रीनेमिंग हुआ। पहले उसका नाम पार्ट ए था, ए स्टेट गवर्नमेंट कर दिया, और जो पार्ट 8 था पहले उसका नाम पार्ट सी स्टेट्स था, उसको रीनेम करके यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। अच्छा सर ये तो समझ में आ गई बात, अब हमको वो ट्रिक बता दो कि जिसके माध्यम से हम लोग इन आर्टिकल्स को याद रख पाएंगे, सॉरी इन पार्ट्स को याद रख पाएंगे। बिल्कुल सर, आपको बता देते हैं हम लोग कि क्या है वो ट्रिक जिससे आप इस पार्ट को अलग अलग पार्ट्स को याद रख सकते हैं। सबसे पहले देखो यहां पे हम लोग इसको बैचेस में डिवाइड करते हैं। तो देखो क्या है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, ठीक है, यूएस यूपी मीट चाइल्ड श्याम राम। तो एक लॉजिकल कोई अर्थ भी निकल रहा है कि आप सीधे फ्लाई कर सकते हो यूएस यूपी से और मीट कर सकते हो जो चाइल्ड है श्याम राम। तो यहाँ पे यू से क्या बनता है बच्चे? तो सबसे पहले यू से बनेगा आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो चैप्टर 1 है। फिर सी से क्या बनेगा? कैन से क्या है? सिटीजनशिप, ठीक है। फिर फ्लाई, तो यहाँ पे है आपका चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स। फिर यहाँ पर देखो डायरेक्टली डी, डी से बनेगा आपका डीपीएसपी जो है आपका चैप्टर 4। और यहाँ पे फ्रॉम से एफ, एफ से है फंडामेंटल ड्यूटी चैप्टर 4A। तो यहाँ पर देखो मैंने बता दिया 1 2 3 4 4A, ये हो गए आपके अलग अलग चैप्टर्स शुरुआत वाले। तो यहाँ पे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, फिर सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी नीति निर्देशक सिद्धांत और फंडामेंटल ड्यूटी। चलो अगली बात करें, यहां पे फिर आ जाओ। तो यूएस यूपी मीट चाइल्ड श्याम राम, तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूपी मीट चाइल्ड श्याम राम। अब यहां पर देखो यू से क्या बनेगा बच्चे? तो यूनियन गवर्नमेंट, आपको पता है यूनियन गवर्नमेंट है। एस से क्या बनेगा? स्टेट गवर्नमेंट बन जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर ये यू क्या है? तो ये हो जाएगा आपका यूनियन टेरिटरी। और फिर ये पी क्या है? पी, तो ये हो जाएगा आपका पंचायत। यहां पर क्या है बच्चे? तो चलो यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, पंचायत। फिर मीट, एम, मीट हो गया एम, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एम से म्युनिसिपैलिटी हो जाएगा बच्चे। फिर यहां पर देखो सी, सी से कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समिति। फिर देखो एस आ रहा है हमारे सामने, तो एस क्या हो जाएगा? शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया। और यहाँ पे राम, आर, आर रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 4A तक ऊपर हो गया था, ये हो गया चैप्टर 5, ये हो गया यूनियन गवर्नमेंट, चैप्टर 6 स्टेट गवर्नमेंट, फिर चैप्टर 7 ये हो गया यूनियन टेरिटरी, सॉरी चैप्टर 7 तो आपका रिपील है तो इसको हम सही कर देते हैं। तो 6 हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट, चैप्टर 7 तो रिपील्ड है तो इसलिए फिर चैप्टर 8 हो गया आपका यूनियन टेरिटरी। फिर आपका पंचायत, तो इसका कमबैक हो गया था, चैप्टर 9 का कमबैक पंचायतों के रूप में। फिर आप देखोगे यहां पर क्या है? 9A म्युनिसिपैलिटीज, 9B ये हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर 10 हो गया आपका शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, और ये जो चैप्टर नंबर 11 है ये है रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर देखो ये हो गया हमारा एक लॉजिकल अर्थ निकल गया, लॉजिकल सेंटेंस बन गया। अगला अब आपको यहाँ पे एक सेंटेंस बनाना है। फ्रूट्स टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक। क्योंकि देखो फ्रूट्स स्वीट टेस्ट करते हैं इसलिए ना आप तो मैगी को खाओ टेस्टी स्नैक के रूप में। चलो फ्रूट से क्या बन जाएगा? तो
फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट। फिर यहाँ पर टी से टेस्ट, टी से क्या निकल के आ रहा है, टेस्ट से टी बन रहा है, टी से बनेगा ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फिर स्वीट से उठाओ एस, तो यहाँ पे बच्चे क्या बनेगा, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, वही जो मैंने बताया था, ऑल इंडिया सर्विस। फिर यूपीएससी बॉडी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं ये, तो ये सबके प्रावधान। फिर यहाँ पे टू, तो टी से क्या बनेगा, ट्राइब्यूनल्स प्राधिकरण। फिर ई इलेक्शंस, तो आपको पता है इलेक्शंस। और फिर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो देखो यहाँ पे हमारा 11 तक चैप्टर हो गया था, 12 हो गया आपका क्या, तो जो 12th नंबर का चैप्टर है वो है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट सूट। फिर 13th जो आपका चैप्टर है वो क्या है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। फिर यहाँ पर देखो जो 14 है वो सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं 14A, ये हो जाएगा ट्राइब्यूनल्स प्राधिकरण। और फिर 15 हो जाएगा आपका इलेक्शंस, ठीक है, यहाँ पे ई से इलेक्शंस हो गया। और फिर तो स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, SC ST वुमेन रिजर्वेशन के प्रावधान। फिर देखो ओनली ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। ई, तो यहाँ पे ई से बनेगा इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध। फिर यहाँ पे एम, तो यहाँ पे एम से क्या करोगे बच्चे, मिसलेनियस विविध प्रावधान। ए से अमेंडमेंट, तो एस से बनेगा ए से बन रहा है अमेंडमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे संविधान संशोधन के प्रावधान। फिर देखोगे टी, तो टेम्पररी प्रोविजंस है, ठीक है सर। और एस हो जाएगा शॉर्ट, मैंने बताया था ना ये सब काम का नहीं है, लास्ट के जो है टेम्पररी प्रोविजंस, शॉर्ट नेम वगैरह, तो ये सब यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो 17 नंबर हो गया आपका क्या, तो ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, तो 17 चैप्टर नंबर 17 वो है। फिर आ जाओ बच्चे 18, तो इमरजेंसी प्रोविजंस ईट। फिर यहाँ पे 19, तो मिसलेनियस विविध। फिर 20 हो जाएगा आपका अमेंडमेंट, ठीक है जी। फिर यहाँ पे हम देखेंगे 21 टेम्पररी प्रोविजंस, और 22 तो जो आपका जो शॉर्ट नेम वगैरह यहाँ पे हमने देख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा चैप्टर कब कब हटा और कब कब नए नए चैप्टर आए। अब ये तो आपको पता है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब इसमें 22 पार्ट्स थे। फिर भाग 7 और भाग 9 को 1956 में खत्म कर दिया गया, तो 2 भाग घट गए। तो देखो ओरिजिनली थे 22, 2 माइनस हो गए, तो बचे कितने भाग, 1956 में 20 पार्ट। फिर क्या हुआ आगे चल के, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, इंदिरा गांधी जी के टाइम की बात है, इमरजेंसी लगी हुई थी, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसने 2 चैप्टर्स इंसर्ट की। कौन कौन से, 4A और 14A। तो 4A और 14A इंसर्ट हो गया, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य, और यहाँ पे आपका ट्राइब्यूनल यानी प्राधिकरण, ये भी इंसर्ट हो गया, ठीक है जी। ये 2 पार्ट ऐड हो गए, तो पहले 2 माइनस हुए थे, 2 ऐड हो गए, तो वापस आंकड़ा 22 पे आ गया। फिर देखो पार्ट 9 को ऐड किया गया 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जो पंचायत वाला चैप्टर है। पार्ट 9A 9 का म्युनिसिपैलिटीज, तो नगर पालिकाएं, ये वाला चैप्टर इंसर्ट किया गया, तो किसके द्वारा, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और फिर हम लोग देखते हैं बच्चा पार्ट 9B, तो 9 ख, तो ये है आपका सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और ये ऐड किया गया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011, तो जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 है वो। अब अगर हम लोग ओवरऑल बात करें बच्चा, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे सर, 22, 2 पार्ट घट गए तो बचे 20, फिर 2 ऐड हो गए 22, और फिर 3 देखो ऐड हो गए तो 25। तो इस तरीके से आपके पास आज 25 पार्ट है। चल, अब हम लोग चर्चा करेंगे अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स के बारे में। सबसे पहली बात, शेड्यूल्स क्या होते हैं। देखो शेड्यूल्स कुछ एडिशनल लिस्ट हैं, कुछ अतिरिक्त लिस्ट हैं, जिनको इसलिए बनाया गया कि जब हमारे संविधान में कुछ ऐसी चीजें हमको लिखनी हो जो बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो, यानी बार बार वहां पे रिपीटेशन हो रहा है, बार बार उनको लिखना अगर पड़े, तो रिपीटेशन बहुत जगह अगर हो रहा है, या फिर ऐसा डेटा जो बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो, तो बहुत तथ्यात्मक कंटेंट है, बहुत फैक्चुअल डेटा है, या फिर ऐसा डेटा जो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होने की संभावना रखता है, यानी उसमें बदलाव की संभावना बहुत ज्यादा है, तो ऐसे डेटा को हम मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उसमें ना रख के कहां रखते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक से बाहर रखते हैं, ताकि बार बार हमको अपने संविधान में चेंज ना करना पड़े। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, आप हमें उदाहरण से समझाइए। ठीक, तो सबसे जो पहला शेड्यूल है वो बोलता है राज्यों के नाम और उनके क्षेत्राधिकार, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा। तो देखो, तो जो सबसे पहला शेड्यूल है वहां पे नेम ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज दिया है।
अब हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कई जगह, कई सारे चैप्टर्स में हम देखते हैं कि हमको स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखने पड़ रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर ये शेड्यूल्स नहीं होते तो जहां जहां पर भी मुझे किसी चैप्टर में स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के नाम लिखने, तो वहां वहां पे मुझे पूरे स्टेट्स के नाम, सोचो 28 राज्यों के नाम और यूनियन टेरिटरी के नाम बार बार लिखने पड़ रहे हैं। कितना सिर दर्द है। यानी कि आपका सेम प्रकार का डेटा बार बार आप लिख रहे हो। और वैसे भी हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है सभी देशों में, और अगर हम उसमें और ये डेटा बार बार लिखते जाएंगे तो और बड़ा हो जाएगा संविधान। तो हमने क्या किया, समझदारी अपनाई। जहां पे भी किसी भी चैप्टर में हमको राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखने, तो वहां पे हमने उस चैप्टर में इतना लिख दिया कि भैया प्लीज रेफर शेड्यूल नंबर 1। तो जहां पे भी हमको नाम लिखने थे तो हमने वो नाम वहां ना लिखे, वहां हमने ये लिख दिया कि जिसको भी भाई स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज के नाम देखने तो आप शेड्यूल 1 चले जाइए। तो इससे क्या हुआ, हमने स्पेस बचा ली। अब हमने वो जो चैप्टर्स हैं उनको और बड़ा नहीं किया, हमने एक ही जगह शेड्यूल में नाम लिख दिए। तो जहां पे बहुत ज्यादा रिपीटेटिव डेटा होता है तो हम लोग उसको मेन बुक में ना लिख के मेन बुक के बाहर एडिशनल लिस्ट बना दिए जिसको शेड्यूल कह रहे हैं, और वहां पे वो डेटा हमने डाल दिया है। ध्यान रखना, ये शेड्यूल या अनुसूचियां ये है संविधान का हिस्सा ही, लेकिन बस ये जो बुक है उससे बाहर हमने रख दिया है ताकि हम लोग बुक को ज्यादा मोटा भी ना बनाए। नंबर 2 काम मैंने क्या बोला, फैक्चुअल, जहां पे बहुत ज्यादा डेटा है। जैसे देखो शेड्यूल नंबर 4 क्या है, ये बोलता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। जैसे हमारे देश में अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यानी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को उनकी जनसंख्या के आधार पर सीट्स अलॉट हुई हैं राज्यसभा में। जैसे उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में 31 सीट मिली है, जबकि मध्य प्रदेश को 11 मिली है। ऐसा भेदभाव क्यों? भेदभाव नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको राज्यसभा में ज्यादा लोग भेजने का अधिकार दे रहे हैं कि भाई वहां क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां से ज्यादा जनप्रतिनिधि आने चाहिए कि नहीं, जो उनकी मांग उठा पाए, उनकी समस्याएं राज्यसभा में उठा पाए, इसलिए वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव आए। मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन यूपी की तुलना में कम है, इसलिए कम रिप्रेजेंटेटिव आए। अब आप देखो तो शेड्यूल नंबर 4 में अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीट अलॉट हुई है राज्यसभा में, ये डेटा दिया हुआ है। अब आप सोचो कि अगर ये शेड्यूल्स नहीं होते तो जहां पर भी हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बुक है, जो अलग अलग चैप्टर है, उन चैप्टर्स में कहीं पर भी अगर हमें ये बताना पड़ रहा है कि राज्यसभा में कितनी सीटें, तो वहां पर हमको पूरा सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उनको कितनी सीटें मिली हैं ये बार बार बताना पड़ेगा। तो जिससे ऑब्वियस सी बात है हमारे संविधान की लंबाई भी बढ़ेगी। और ये फैक्चुअल डेटा है तो इसको आप क्यों वहां पे रख रहे हो? भाई संविधान तो आपका रूल बुक है, तो वहां पे आप मेन मेन रूल्स लिखो और फैक्चुअल डेटा को कहां रख दो? बाहर। तो हमने शेड्यूल 4 में इसको रख दिया। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली चेंज होने वाला डेटा वो भी शेड्यूल में डालते हैं। ऐसा डेटा जिसमें बदलाव की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अब आप सोचो अगर वो मेन रूल बुक में हम लोग अलग अलग चैप्टर्स में ऐसा डेटा डाल दे रहे हैं जो बहुत ज्यादा जिसमें बदलाव होता है, तो जब भी हमें उसमें बदलाव करना पड़ेगा हमको अपने मेन पार्ट्स में चेंजेस करने पड़ेंगे। बार बार चेंज करने से बेहतर है कि ऐसा डेटा जिसमें बदलाव की संभावना बहुत ज्यादा है आप उसको शेड्यूल में रख दो, जब भी बदलाव करना है शेड्यूल में चेंज करो, मेन आपकी रूल बुक बची हुई है। ये कारण है। तो सबसे पहला शेड्यूल, यहाँ पे अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये रियल ही शेड्यूल 1 का आपके सामने ये स्क्रीनशॉट्स हैं। तो जैसे शेड्यूल 1 देखो क्या बोलता है, फर्स्ट शेड्यूल आंध्र प्रदेश और उसका क्या टेरिटरी होगा, तो फिर असम एक राज्य है उसका क्या टेरिटरी होगा, बिहार एक राज्य है क्या टेरिटरी होगा, एंड सो ऑन। तो शेड्यूल 1 में हम लोग देखते हैं अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्र। तो दूसरी अनुसूची यानी सेकंड शेड्यूल में क्या है, वेतन भत्ते विशेष अधिकार से संबंधित प्रावधान। सोचो कितना बुरा लगता कि अगर हम लोग मेन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते कि भैया कोई एक संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति और उसकी सैलरी कितनी है, आपने वहां लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन में किसी की सैलरी लिखना अच्छा लग रहा है क्या? तो हमने कहां लिख दिया, हमने बोला कि नहीं एक सेपरेट लिस्ट होगी शेड्यूल 2, वहां पे हम लोग अलग अलग जो संवैधानिक पद हैं उनका क्या सैलरी होगा, क्या भत्ते होंगे, क्या रेंट अलाउंस होगा, क्या ट्रेवल अलाउंस होगा, ओवरऑल क्या इमोल्यूमेंट्स होंगे। यानी इमोल्यूमेंट्स मतलब होता है कि क्या उनको जो भी हम दे रहे हैं मनी के फॉर्म में या अन्य फैसिलिटीज के फॉर्म में वो क्या क्या होगा, तो वो हमने लिख दिया है कहां पे, तो हमने लिख दिया है सेकंड शेड्यूल में, प्रोविजंस रिलेटेड टू सैलरीज अलाउंसेस प्रिविलेजेस। फिर तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ्स और अफर्मेशंस। तो जो अलग अलग पद हैं उनका ओथ का फॉर्मेट क्या होगा वो लिखा है। सर ओथ और अफर्मेशन में क्या फर्क होता है? ओथ होती है कि जब आप
ईश्वर के नाम पे शपथ लेते हो, कि जैसे मैं कहूं कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं, तो जब मैं किसी एक पर्टिकुलर धार्मिक पुस्तक या ईश्वर का नाम ले रहा हूं तो ये ओथ, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शपथ। जबकि प्रतिज्ञान तो ऐसे लोग जो किसी रिलीजन के नाम पे कसम नहीं खाना चाहते, है ना, तो वो किसी रिलीजन के नाम पर नहीं कसम खाना चाहते हैं या वो नास्तिक हैं, तो ऐसी स्थिति में वो क्या लेते हैं, तो प्रतिज्ञान। इसमें क्या होता है कि मैं, जैसे आपने बॉलीवुड में कभी सुना हो कि मैं जो कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, तो यहाँ पे आपने कोई ईश्वर का तो नाम लिया नहीं। तो वैसे ही जो फॉर्मेट है बच्चे, अलग अलग पदों के वो फॉर्मेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन और स्टेट मिनिस्टर्स का क्या है फॉर्मेट बच्चे, ओथ अफर्मेशन का, या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, या फिर हम देखें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, तो ये उनके शपथ के यहाँ पे क्या मौजूद है, इस शेड्यूल में फॉर्मेट मौजूद है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। फिर फोर्थ तो आपको पता ही है शेड्यूल में, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, कहां पे, तो टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, तो अलग अलग जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है बच्चा, उनको हमने क्या क्या सीट एलोकेट की है राज्यसभा में, तो यहाँ पे वो आंकड़ा इस फोर्थ शेड्यूल में हमको मिलता है। फिर आ जाओ बच्चे, अगली चीज क्या है, पांचवी अनुसूची यानी फिफ्थ शेड्यूल। यहाँ पे हमने क्या किया है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। क्यों सर यहाँ पे अलग से क्यों किया, सुनो उसका कारण है। अब ब्रिटिशों ने बहुत बड़ी गलती की थी कि जब ब्रिटिश लोग शासन किया करते थे तो उन्होंने अलग अलग आदिवासियों के, जनजातियों के जो पारंपरिक अधिकार थे, जो उनके कल्चर संस्कृति था, उसका बहुत मजाक बनाया, उनमें बहुत हस्तक्षेप किया, उसको सम्मान नहीं दिया। परिणाम, बहुत सारे आदिवासी विद्रोह, ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए, जो आपने हिस्ट्री में शायद पढ़े भी होंगे। तो कहने का मतलब है कि भारत सरकार अब वो गलती नहीं करना चाहती। तो जब संविधान बन रहा था तब फिर क्या किया गया, तो तब बहुत सारे सेफगार्ड्स डाले गए उनके उन परंपराओं को, जनजातियों को सम्मान देने के लिए। तो यहाँ पे जिन जिन राज्यों में ये ट्राइबल एरियाज हैं, तो वहां पे उनके लिए कुछ स्पेशल हमने प्रोविजंस किए हैं ताकि उनकी संस्कृति, उनका कल्चर बचा रहे, हस्तक्षेप ना हो। अच्छा, फिर कुछ ऐसे राज्य थे कि जहां पे तो जो जनजातियां हैं उनका तो कल्चर बाकी जनजातियों से, बाकी राज्यों की जनजातियों से अलग है। तो कुछ ऐसे 4 राज्य हैं कि जिनके ट्राइबल्स को संरक्षण देने के लिए तो हमने उनको शेड्यूल नंबर 6 में डाल दिया। ठीक है, तो शेड्यूल नंबर 6 में कुछ राज्यों के यहाँ पे ट्राइबल एरियाज के संबंध में प्रावधान डाल दिए गए, यानी उनको और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया। उनको शेड्यूल 5 में भी नहीं रखा कि नहीं 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 भैया, बाकी राज्यों की जो जनजातियां हैं उनकी तो परंपराएं फिर भी मिलती जुलती हैं, मगर ये 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ की जनजातियों के प्रावधान थोड़े और अलग, हम और सेफगार्ड्स देना चाहते हैं। तो इसको याद रखने के लिए आप एक शब्द कर सकते हो, तमेमी। तमेमी क्या होता है, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, तो तमेमी ये राज्य हैं, तो इनके जो आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पे उनके संबंध में प्रावधान। फिर 7वीं अनुसूची बहुत महत्वपूर्ण, तो ये बेसिकली क्या करती है, फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब संघीय व्यवस्था, यहाँ 7वीं अनुसूची में क्रिएट हो रही है। संघीय व्यवस्था क्या होती है, तो जहां पे हम देखते हैं कि हमारे संविधान ने प्रयत्न किया है कि केंद्र और राज्य बराबरी पाए, ये बराबर स्तर पर हो, तो वहां पे हम कहेंगे कि ये तो संघीय प्रावधान, यानी कि ये फेडरल फीचर्स हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में हम देखते हैं कि 3 प्रकार की लिस्ट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। संघ सूची यानी जिसको हम कहेंगे यूनियन लिस्ट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 98 ऐसे विषय हैं जिस पर कानून केवल संघ बना सकता है, केंद्र बना सकता है। जबकि राज्य सूची में ऐसे विषय हैं, कितने हैं, तो 59, जिसपे कानून कौन बना सकता है, राज्य सरकारें बना सकती हैं। फिर समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें कितने विषय हैं, तो 52 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिस पर कानून कौन बना सकता है, संघ भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है, यूनियन भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहां पर आपने देखा कि भाई कुछ विषयों पर कानून संघ बनाएगा, कुछ पर स्टेट, दोनों घुसेंगे नहीं एक दूसरे के में, तो यहाँ पे एक प्रकार से दोनों को बराबरी देने की बात की गई है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय व्यवस्था संविधान बनाने वालों ने देने की सोची है, संघीय व्यवस्था में ढालने का यहाँ पे प्रयत्न किया गया है। अच्छा सर, कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए कि संघ सूची के कुछ विषय, जैसे ऐसे विषय जिस पर कानून केवल संघ बना सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेन अफेयर्स। आप कभी नहीं सुनोगे कि उत्तर प्रदेश ने आज अपने विदेश मंत्री को व्लादिमीर पुतिन से मिलने भेजा, या आप नहीं सुनोगे कि नागालैंड के मुख्यमंत्री ने आज 4 मिसाइलें अमेरिका से खरीद ली। अलाउड नहीं, क्योंकि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इन पर कानून कौन बना सकता है, केवल संघ, यूनियन बना सकता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, करेंसी डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो डिमोनेटाइजेशन मोदी जी ने क्यों अनाउंस किया था, क्योंकि वही कर सकते हैं, कोई राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि करेंसी किसके अंतर्गत आती है, तो ये
बच्चे आती है संघ के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा सिटीजनशिप हो गया, अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, अब तो वो खैर पास होके एक्ट भी बन गया, एनफोर्स भी हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं उसको, है ना। खैर, तो करेंसी, कम्युनिकेशन, हाईवेज, रेलवे, स्पोर्ट्स, बंदरगाह, इंटरनेशनल रिलेशंस, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस, रक्षा वगैरह और भी हैं। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए। सर वैसे ही राज्य सूची के कुछ बता दीजिए। तो राज्य सूची यानी जिसको हम लोग कहते हैं स्टेट लिस्ट, तो यहाँ पे जैसे कुछ एग्जाम्पल होगा एग्रीकल्चर, ठीक है, कृषि, फिर हेल्थ यानी स्वास्थ्य, फिर इसके अलावा पुलिस, पुलिस पर कानून राज्य सरकारें बना सकती है, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था हो गई। इसके अलावा लोकल बॉडीज, है ना, तो लोकल बॉडीज हो गए, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो इन पर कानून राज्य सूची यानी ये राज्य इन पर कानून बना सकता है। सर फिर एक बात बताएं, समवर्ती सूची के भी कुछ एग्जाम्पल दे दीजिए। समवर्ती यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, जिन पर कानून दोनों बना सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट या वन हो गया, या जैसे हो गया शिक्षा, एजुकेशन हो गया, ठीक है, या फिर हम लोग बात करें परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, इन पर दोनों ही लोग कानून बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए समवर्ती सूची के। अब आ जाओ बच्चे कहां, 8वीं अनुसूची यानी 8th शेड्यूल। तो यहां पर क्या है, तो अच्छा परेशान ना हो, मैं आपको शेड्यूल्स को याद रखने की भी ट्रिक दूंगा। तो यहाँ पे 8th शेड्यूल में हम देखते हैं कि लैंग्वेजेस मौजूद हैं, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। तो आज 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको संविधान रिकॉग्नाइज कर रहा है, लेकिन पहले इनका आंकड़ा जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में एनफोर्स हुआ तब ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस की संख्या थी 14। तो समय समय के साथ इसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो देखो, तो ओरिजिनली 1950 के संविधान में कितनी लैंग्वेजेस बच्चे, तो 14। अब देखो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के माध्यम से सिंधी को इस लिस्ट में जोड़ लिया गया। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कितनी हो गई, 15 हो गई। फिर हम देखते हैं कि आगे चल के 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इसके माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ दिया गया। तो 15 हो गई थी सिंधी के बाद, फिर हो गया 3 जुड़ गई, तो 16, 17, 18 लैंग्वेजेस हो गई। इसको याद रखने के लिए आप एक शब्द कर सकते हो कमाना, क्योंकि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली है, तो यहां पर आप एक शब्द दिमाग में रख सकते हो, क्या, कमाना। इसके अलावा फिर हम लोग देखते हैं 92nd यानी जो 92 संविधान संशोधन अधिनियम था 2003, इसके माध्यम से 4 लैंग्वेजेस को और ऐड किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। तो देखो ओरिजिनल 14, सिंधी के बाद 15 हो गई, फिर 3 कमाना, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, तो 15 + 3 18, और फिर 2003 में 4 ऐड हो गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, तो हो गई 22। तो आज हमारे पास कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं, तो हमारे पास कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, 22। अच्छा, इसको याद रखने के लिए आप एक शब्द देख सकते हो, वो शब्द क्या है बच्चे, बोर्ड मास। क्या है बच्चे, बोर्ड मास। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, क्या करोगे, बोर्ड मास। तो यहाँ पे कमाना, यहाँ पे बोर्ड मास। चलो आ जाओ आगे बढ़े। अगला 9th शेड्यूल। अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जैसे बोला 22 पार्ट थे, वैसे ही ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 1950 का जो संविधान, उसमें 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियां थी, यानी आज 12 अनुसूचियां हैं। तो ये 4 अनुसूचियां बाद में कौन कौन सी ऐड हुई, एक है 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। ये क्यों ऐड हुआ और ये कब ऐड हुआ पता है, 1951 में। यानी 1950 में हमारा संविधान एनफोर्स होता है, अगले ही साल आपको एक अनुसूची ऐड करने की जरूरत पड़ती। क्यों, क्योंकि उस समय हमारे देश में कुछ ऐसे लोग थे कि जिनके पास बहुत जमीन है, जमींदार, इतनी जमीन है कि जीवन भर में वो अपनी जमीनों पर कदम तक नहीं रख पाते थे, देख तक नहीं पाते थे। और दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग, बड़ा तबका ऐसा था जिसके पास जरा सी भी जमीन नहीं है, वो इन जमींदारों की जमीन पर एग्रीकल्चरल लेबरर्स बनके, मजदूर बनके कार्य कर रहे हैं। और इसलिए जरूरी था कि हमारे देश में कुछ लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार कानून लाए जाएं, जमींदारी प्रथा को काम खत्म किया जाए। और इसीलिए ये 9वां अनुसूची 9th शेड्यूल में कई सारे ऐसे लॉज डाले गए जो जमींदारी प्रथा को खत्म करते हैं और भूमि सुधार किए जाते हैं। कई सारे लॉज यहाँ पे इस 9th शेड्यूल में डाले गए। जिनके पास जमीन नहीं थी उनसे वो जमीन लेके उनको दिया जाने का कानून बनाया गया, यहां डाला गया कि जिनके पास जमीन नहीं उनको दे देंगे। अब लेकिन ये मालूम था कि जब हम जिनसे जमीन लेंगे वो कोर्ट पहुंच जाएंगे, चैलेंज करेंगे। इसलिए यहां 9th शेड्यूल ये भी कहता है कि पार्लियामेंट जो भी कानून इस शेड्यूल में डालेगा, जहां पे वो जमींदारी प्रथा खत्म कर रहा है, भूमि सुधार कानून ला रहा है, ये सारे कानून जो 9th शेड्यूल में डाले जा रहे हैं, ये जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा से परे होंगे, बाहर होंगे, जुडिशरी उनको रिव्यू नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बच्चे भूमि सुधारों से संबंधित कानून शामिल हैं, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स से संबंधित लॉज मौजूद हैं
और ये प्रथम संशोधन अधिनियम से डाला गया। फिर 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल क्या है सुने तो एक समय था हमारे देश में जब बड़े स्तर पर यहाँ पे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के जो एमएलए हैं उनको खरीदा बेचा जा रहा है। क्या बात करो सर? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आज का एक एग्जांपल लेते हैं। आज लोकसभा में 543 सीट्स हैं और अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी होती है तो जो मैजिकल फिगर है वो है 272। तो जिस भी पार्टी के पास आज लोकसभा में 272 या उससे ज्यादा सीट है उसकी सरकार बनती है। अब हम मान लेते हैं एक पार्टी है जिसका नाम है पार्टी ए और मान लो कि उसके पास लोकसभा में मान लो 280 सीट है, तो इनकी तो सरकार बन गई क्योंकि 272 का आंकड़ा होना चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो मान लो इनके पास 280 तो इनने तो सरकार बना दी। एक पार्टी बी है जिसके पास 263 मेंबर्स चुनाव जीते, ठीक है, तो 280 और 263 मिला के आपका 543 हो जा रहा है। अब ये जो बी पार्टी है इनकी तो सरकार बन नहीं पा रही है, तो ये गुस्से में है ना, ये द्वेष में है, तो ये जल रहे हैं। इसलिए ये लोग क्या करेंगे, मान लो कि इन्होंने 10 लोगों को जो पार्टी ए के थे, है ना, जो मेंबर थे पार्लियामेंट के लेकिन वो पार्टी ए से संबंधित थे, उनको बोला कि भाई हम तुमको 5-5 करोड़ रुपए देंगे, तुम 10 लोग हमारे साथ आ जाओ। तो यहां से 10 लोग मान लो इधर आ गए। अब जब 10 लोग यहां पे आ गए तो इनके पास क्या हो गया बच्चे आंकड़ा 273 और इनका आंकड़ा, इनका तो -10 हो गया तो इनका हो गया 270। अब इनकी सरकार गिर गई, क्यों गिर गई? क्योंकि सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, आपके पास नहीं, आपकी सरकार गिर गई। और इनकी सरकार बन सकती है बिल्कुल, क्योंकि 272 का आंकड़ा चाहिए, इनकी सरकार बन गई। तो यानी कि आपने देखा कि किस प्रकार पहले अगर कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी की टिकट से जीतकर आ रहा है तो उसको बाद में प्रलोभन लालच देके विपक्ष के लोग अपने टीम में करके मौजूदा सरकार को गिरा देते थे। तो देश में अस्थिरता, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा थी। आए दिन सरकारें गिर रही हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, खरीदा बेचा जा रहा है, बिल्कुल अनैतिक कार्य हो रहे हैं। क्योंकि जनता ने तो भाई एक सरकार के लिए वोट दिया, एक आइडियोलॉजी के लिए वोट दिया, एक व्यक्ति उसकी पार्टी के लिए वोट दिया, लेकिन यहां पर तो आप वो सरकारी गिरा दिए। तो इसलिए इस चीज को रोकने के लिए 10th शेड्यूल जोड़ा गया और यहां पर हमने देखा एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून डाले गए। क्या कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी एक पार्टी की टिकट से जीत के आता है, जीतने के बाद अगर वो अपनी पार्टी से रिजाइन करता है या पार्टी के खिलाफ जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब आप सोचो, अगर सेम केस ले लो, अगर कोई व्यक्ति जिस पार्टी की टिकट से जीते, जैसे ये 10 लोग ये इस पार्टी की टिकट से जीते थे, एक ही पार्टी जो ए पार्टी है वहीं से आप जीते हो, लेकिन अब आपको प्रलोभन कोई दे रहा है और अब आप चले जा रहे हो दूसरे पार्टी में, तो यहां पे क्या बोल रहा है बच्चे एंटी डिफेक्शन लॉ कि आपकी मेंबरशिप चली जाएगी। आप फिर अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तो अब आप नहीं रहोगे, अगर आप एमएलए थे, राज्य में थे, तो वहां पे भी आप अब एमएलए नहीं रहोगे, तो मेंबरशिप चली जाएगी। तो जब आपकी मेंबरशिप ही चली जाएगी तो सोचो, आप चलो 10 लोगों ने रिजाइन कर दिया तो यहां पे इनकी सरकार गिर गई क्योंकि इनके पास तो 270 ही रह गए, लेकिन ये 10 लोग अब यहां नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि ये मेंबर ही नहीं रहे ना। अब ये मेंबर ही नहीं रहे लोकसभा के, तो जब आप मेंबर नहीं रहे लोकसभा के तो अब आप दूसरे वाले को सरकार नहीं बनवा पाओगे, दूसरे वाले की पार्टी बी की सरकार नहीं बन पाएगी क्योंकि ये 10 लोग अब मेंबर ही नहीं रहे। तो ये है आपका क्या 10th शेड्यूल, ठीक है। चलो, तो दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, इसलिए इसे दल बदल विरोधी कानून तथा दल परिवर्तन रोधी कानून कहा जाता है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 ने इसे ऐड किया। ये वाला 9th शेड्यूल ऐड हुआ था 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और 10th शेड्यूल ऐड हुआ आपका 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से। चलो खत्म करें 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो देखो 11वीं अनुसूची क्यों जोड़ी गई, तो ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, याद करो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने क्या किया था, एक नया चैप्टर पंचायत का चैप्टर 9 के रूप में जोड़ा, और यहीं पर बच्चे एक शेड्यूल भी इस पर्टिकुलर चैप्टर से जुड़ा हुआ है। क्यों? शेड्यूल्स क्या होते हैं, एडिशनल लिस्ट। तो यहां पे हमने देखा कि पंचायत की पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी क्या होगी, ये ऐसा डेटा है जो कि समय के साथ बदला जाएगा, इसमें बदलाव की संभावना बहुत ज्यादा है। इसलिए मेन चैप्टर में जो है हमारा चैप्टर 9 उसमें ना रख के हमने एक शेड्यूल जोड़ दिया इस चैप्टर से कि भैया जब भी पंचायत के पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी को चेंज किया जाए तो यहाँ पे शेड्यूल नंबर 11 में इस चेंज को किया जाएगा, हमारी मेन रूल बुक बची रहेगी। तो यहाँ पे 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदारियां हैं, यहाँ पे 29 विषय हैं। तो यहाँ पे 29 विषय हैं बच्चे इस पर्टिकुलर 11वीं अनुसूची में, और ऑब्वियस सी बात है जब पूरा चैप्टर ही आपका जुड़ा है पार्ट 9
इस संविधान संशोधन अधिनियम से 73वें से, तो 11वीं अनुसूची भी उससे जुड़ी है। फिर 12th में सेम चीज बच्चे, नगर पालिकाओं की शक्ति, प्राधिकार, जिम्मेदारियां, तो इस अनुसूची में शेड्यूल में 18 विषय हैं और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से हमने ये 12th शेड्यूल जोड़ा। चलो अब बात करते हैं कि इसको याद कैसे करें। तो इसको याद करने के लिए एक बड़ा ही पुराना सा घिसा पिटा सा ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो क्या बनता है बेटा, तो टी से क्या बनता है, टी से बनता है टेरिटरी, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, नेम लिखा हुआ है ना, नेम लिखा हुआ है अलग अलग राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का। फिर ई से इमोल्यूमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स मतलब होता है कितना आप मनी पे कर रहे हो। तो यहाँ पे सैलरी अलाउंसेस की बात हो रही है, सैलरी अलाउंसेस वेतन है, भत्ते हैं, तो क्या क्या विशेष अधिकार प्रिविलेजेस हैं, तो वो सब है। तो टी से हो गया टेरिटरी, ई से हो गया इमोल्यूमेंट्स, ए से हो गया आपका क्या, तो शेड्यूल नंबर 3 अफर्मेशन ओथ, तो यहाँ पे शपथ प्रतिज्ञान। आर से राज्यसभा में सीटें कितनी हैं, तो ये शेड्यूल 4। और एस शेड्यूल्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, तो कुछ राज्यों के शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया के संबंध में प्रावधान, तो एस से शेड्यूल्ड एरिया बनेगा। फिर बनेगा ओ, ओ से क्या है, अदर शेड्यूल्ड एरिया, क्योंकि तमेमी जो राज्य हैं वहां पे जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनके संबंध में प्रावधान शेड्यूल 6 में, तो ओ से बस तुम्हें अदर शेड्यूल्ड एरिया करना है। फिर एफ से बच्चे क्या हो जाएगा, सोचो, तो यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर, यानी जहां पे C इक्वल टू एस क्रिएट करने की बात है, तो F से फेडरल स्ट्रक्चर C इक्वल टू एस कैसे क्रिएट होता है, तो 3 लिस्ट, तो यहाँ पे 3 क्या है, सूचियां हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। फिर हम लोग देखते हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओ से क्या बन जाएगा बच्चा, तो यहां तक हम लोग आ गए 1 2 3 4 5 6 और हमने 7 तक देखा। अब आ जाओ ओ, ओ से क्या है, तो यहाँ पे है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। वैसे तो देखा जाए यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं, यहाँ पे शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, लेकिन ये याद रखने के लिए हमको ऑफिशियल लैंग्वेज कहना पड़ेगा। वैसे संविधान का जो चैप्टर नंबर 17 है वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस के प्रावधान है, आज हमने पढ़ा, और यहाँ पे तो ये शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, लेकिन याद रखने के लिए ओ से आप कर लो ऑफिशियल लैंग्वेजेस। एल से क्या हो जाएगा, लैंड रिफॉर्म्स, तो ये आपकी 9वीं अनुसूची है। डी से डिफेक्शन 10th शेड्यूल, तो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। फिर पी और एम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के संबंध में प्रावधान, तो 11वीं और 12वीं अनुसूची। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम ये एक ट्रिक है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, आशा है आपको ये आज का क्लास अच्छा लगा होगा। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास कैसी लगी। पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।